नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। पैंगोंग इलाके में 9 महीने से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन में एक बार फिर बातचीत हो रही है। कोर कमांडर स्तर के अधिकारियों की बातचीत आज सुबह 10 बजे चुशुल के दूसरी ओर चीन के इलाके मोल्डो में शुरू हुई है। बातचीत का मुख्य एजेंडा इस बार गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और डेप्सांग का इलाका है, जहां पिछले साल चीन ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की थी। एलएसी पर चीन से जारी तनाव कम करने के लिए 10वीं बार दोनों देशों के बीच ये चर्चा, ये बातचीत, ये टॉक्स चल रही है। 9 दौर की बातचीत के बाद चीन पैंगोंग से सेना की वापसी पर राजी हुआ था। बहरहाल 10वें दौर की बैठक से ठीक एक दिन पहले चीन ने पहली बार कबूला कि गलवान घाटी में 15 जून को भारत के साथ हुई झड़प में उसके 4 सैनिक मारे गए थे। हालांकि बातचीत से ठीक पहले चीन ने मुद्दे से भटकाने के लिए उस संघर्ष का एक एडिटेड वीडियो भी जारी किया है और यह बताने की कोशिश की है कि टकराव भारत की तरफ से शुरू हुआ था। चीन ने गलवान हिंसा के लिए भारतीय जवानों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है। यानी अब जबकि भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की एक और वार्ता चल रही है, हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं, चीन ने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर दिया है। इसका मकसद क्या है, यह भी आज राष्ट्र की बात में समझेंगे। हमारा सवाल राष्ट्र की बात में सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। पैंगोंग के बाद गोगरा, डेप्सांग से भी हटेगा चीन? और कमांडर लेवल की बातचीत से क्या पूरा समाधान निकलेगा? इसी पर होगी बहस आज राष्ट्र की बात में। मेरे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला आ गए हैं, कांग्रेस से अभय दुबे जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीपीआई से विवेक श्रीवास्तव भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और 2 एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं, कर्नल दानवीर सिंह है और मेजर जनरल विशंबर दयाल है। दोनों उस इलाके को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मैं प्रेम शुक्ला आपसे शुरू कर रहा हूं। प्रेम शुक्ला, जाहिर है जब पैंगोंग के उत्तर और दक्षिण दोनों इलाकों से भारत और चीन की सेनाएं एक साथ हटेंगी, यह समझौता हुआ था, उसके बाद से ही आपकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आप पैंगोंग में, खासतौर से दक्षिण के कैलाश इलाके में, कैलाश रेंजेस में आपकी जो एडवांटेजियस पोजीशन थी, जहां आपको फायदा था, आपने वो छोड़ दी और उसके बाद अब डेप्सांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, ये जो इलाके हैं, इसको आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया। अब जो बातचीत शुरू हुई है, अगर चीन वहां से पीछे नहीं हटा तो? प्रेम शुक्ला, देखिए, हमने भगवान भरोसे कुछ नहीं छोड़ा है। हमने सब कुछ जो है अपनी सेना को तैनात करके सेना के शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ और संयम, इन सब के बल पर छोड़ा हुआ है। और हमारी सेना, हमारे राजनयिक बहुत कुशल लोग हैं। और जो लोग कहते थे कि पैंगोंग शो में आ गए हैं और वो जो है पॉइंट 8 से लेके पॉइंट 4 तक उनका कब्जा हो गया है और वो आगे पीछे जाने वाले नहीं हैं, वो पीछे हटे। आपने देखा कि किस तरह से उनको पैंगोंग शो में झील के जो है दक्षिण उत्तरी किनारे पर उनको पॉइंट नंबर 8 से, पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 8 से पूरब की तरफ जाना पड़ा। ये तो सबके सामने, ये भी तो लोग कह रहे थे कि नहीं पीछे हटेंगे। बहुत सारे लोग तो कह रहे थे, उसमें विशेष करके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जिनका समझौता है, एमओयू है दुष्प्रचार करने का, उनकी तरफ से क्या क्या दुष्प्रचार नहीं आए। और यहां तक कह दिया कि आप तो जो है पेट्रोलिंग पॉइंट 3 के नीचे चले आ रहे हैं, और ये भूल गए बताना कि पेट्रोलिंग पॉइंट 4 तक जो है 2014 के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चीन को बनाने का अवसर किसने दिया था। तो इस तरह की बातें बहुत सारी होती रहेंगी। जो भारत का संकल्प है वह स्पष्ट है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में चीन भारत की 1 इंच भूमि को भी गटक नहीं सकता, कब्जा नहीं कर सकता। यह हमारा संकल्प शुद्ध और निश्चित है। ओके, लेकिन प्रेम शुक्ला, मेरा सवाल अभी भी वही है। मैं कह रहा हूं कि चलिए पैंगोंग इलाके में समझौता हो गया, दोनों हट गए पीछे, लेकिन जो बाकी इलाके जिन पर चर्चा इस समय चल रही है, जब हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अगर यहां से जी वहां से भी पीछे हटेंगे, हाँ, आपको पूरा भरोसा है कि यथास्थिति स्टेटस को पिछले साल वाला वो बहाल कर लेंगे? पूरा भरोसा है, निश्चित तौर पर। इसीलिए तो बात कर रहे हैं ना, पूरे भरोसे के साथ ही बातचीत चल रही है। अगर भरोसा नहीं होता तो बातचीत ही क्यों करते? फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के जबड़े में डालकर जो है ओम शांति का जाप करते। अभय दुबे, क्योंकि आपकी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, भारत सरकार और चीन सरकार, या फिर भारतीय आर्मी और चीनी पीएलए के बीच जो समझौता हुआ, उसके बाद से पैंगोंग में समझौता हुआ था, उसके बाद से आप सवाल उठा रहे थे कि एक तो हमने उस समझौते में भी हमने बहुत नुकसान झेला,
और उसके बाद आगे जो इलाकों पर बातचीत होनी है उसमें भी हमने ये एडवांटेज छोड़कर बहुत बड़ी भूल की है। लेकिन अब पैंगोंग से जब डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया अभय दुबे, तो क्या आगे की बातचीत के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कि जब पैंगोंग की बाधा हमने पार कर ली, आगे भी हो सकता है बातचीत सफल हो जाए? मानक जी, आजाद भारत के इतिहास में यह पहली सरकार है जो चीन के षड्यंत्रकारी रवैये के साथ खड़ी है, उनके प्रवक्ता की भांति बात करते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री तक कहते हैं। जबकि एमईए के स्पोक्सपर्सन ने कहा, खुद विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बात की, तब कहा कि यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज किया, यानी आप हमारी सीमा में घुस गए। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। जितने भी विशेषज्ञ हैं, देखिए ये कहा गया कि ये जो एग्रीमेंट है ये 24 जनवरी की कमांडर लेवल की स्तर की बातचीत में निर्धारित हुआ। लेकिन आप जानते हैं जब इसके पहले की मीटिंग थी 6 नवंबर की, उसके तत्काल बाद सारे मीडिया हाउसेस ने आर्टिकल छापे और ये कहा कि इनका एग्रीमेंट ठीक हो गया। और जो राजनाथ जी ने पार्लियामेंट में कहा हूबहू वही छपा है सब जगह। उसमें सबने चिंता ये जाहिर की थी कि जो आपने कहा कि कैलाश रेंजेस में हमने जो चुशुल हाइट गेन कर ली थी, जिसमें गुरंग हिल थी, रेजांग नाला था, रेशी नाला था, जिस पर आज जो मोल्डो में जहां मीटिंग कर रहे हैं, मोल्डो गैरिसन पर हम निगाह रख सकते थे। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने उसी समय छापा था कि हम हर हाल में साउथ ऑफ पैगोंग को खाली करा कर रहेंगे। तो आपने ठीक चिंता जाहिर की कि क्या वो जो दौलत बेग ओल्डी डेटसोंग में जहां है वो गलवान पेट्रोलिंग पॉइंट 14, गोगरा पोस्ट पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है, हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और जो वाई जंक्शन है जहां से पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 कटते हैं, जहां हैं वो वहां से जाएंगे कि नहीं? क्योंकि सभी विशेषज्ञों का कहना था कि आप साउथ का एरिया जब खाली कीजिएगा, क्योंकि वो तो हमारे हिस्से में था, मतलब वो हमारे हिस्से में हम लोग गए थे, वहां से हमको हटने के लिए मजबूर किया। एक बात। दूसरा, हमारा जो एग्रीमेंट चाइना से 1960 से है, उसमें बाकायदा उन्होंने कोऑर्डिनेट दे के ये माना कि फिंगर 8 से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये उन्होंने माना कि हमारे हिस्सा है। वो एक नया बफर जोन 8 किलोमीटर का बना दिया हमारे हिस्से में और कहते हैं कि बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, हम वहां पेट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे। ये षड्यंत्र रच रही भारतीय जनता पार्टी। 2016 में इन्होंने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार एक जैसा है, हमारा कार्यक्रम एक जैसा है। उनके खर्च पर, कम्युनिस्ट पार्टी के खर्च पर भाजपा के चीफ मिनिस्टर 5-5 दिन चीन घूम कर आए हैं वहां और आरोप हम पर लगाते हैं। ओके, अभय दुबे, मैं ये कह रहा हूं, आप जो ये पैंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ ये जो एग्रीमेंट हुआ जिसमें डिसएंगेजमेट पूरा हो चुका है, दोनों सेनाएं पीछे हट चुकी हैं, आप जो उस पर सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने अपनी जमीन दे दी। लेकिन अभय दुबे, तथ्य तो ये है ना कि पहले फिंगर 3 और फिंगर 8 के बीच दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग करती थी, दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग करती थी और अक्सर टकराव होता था। अब हुआ यह है कि इंडियन आर्मी जो है वो अपने फिंगर 3 के बेस पर चली गई है और चाइनीज आर्मी फिंगर 8 के अपने बेस पर चली गई है। बीच में बफर जोन बन गया, यानी कोई भी पेट्रोलिंग फिलहाल नहीं करेगा। हम धन सिंह थापा पोस्ट पर काबिज किए गए हैं, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि जितने भी तथ्य हैं और भारत जो तय करता है वो LAC फिंगर 8 से स्टार्ट होती है, बाकायदा कोऑर्डिनेट दे के। ये तो एग्रीमेंट अभी भी पड़ा है भारत सरकार के पास, उनको पता है कि कहां से LAC स्टार्ट होती है। आप कहेंगे तो मैं कोऑर्डिनेट भी आगे डिबेट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिंगर 8 तक जमीन हमारी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं लेकिन फिंगर 3 और फिंगर 8 के बीच दोनों आर्मीज पेट्रोलिंग करती थी, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, और हमेशा से करती थी। तो अगर दोनों से उस एरिया में अब कोई भी पेट्रोलिंग नहीं करेगा तो फिर हमने अपनी जमीन कैसे गंवा दी? बिल्कुल, आपको उन्होंने फ्रीज कर दिया फिंगर 3 तक, और ये बड़ा अचरज की बात है। आप कह रहे हैं कि हम भी पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, वो क्योंकि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3 से कहने लगे थे चाइना के लोग कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3 से है, फिंगर 3 से है, और हमको 3 पर लाकर बिठा दिया। अर्थात उनको जो वो चाहते थे उस पर हमने अपनी स्वीकृति दे दी। नहीं, लेकिन वो भी तो फिंगर 8 पर चले गए। अबे दुबे, ये भी तो सच है, वो भी तो पीछे हटे ना आखिरकार। मानक जी, तो ये हमारा ही हिस्सा है। देखिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिए, हम अगर फिंगर 8 पर चले जाते तो वो हमारा ही हिस्सा था। चाइना वहां गया, उन्होंने
1999 के जब आपका कारगिल वॉर था तो सिंगापुर तक रोड बना दी थी, ये सबको पता है। लेकिन आज जो उन्होंने पेट्रोलिंग हमारी रोकी, उनका इंटेंशन मेलाफाइड है। वो चाहते हैं सिर्फ कि हम साउथ ऑफ पेगोंग शो से हट जाएं। आप सही कह रहे हैं, ना आप सही कह रहे हैं, ना उसकी इंटेंशन पर तो सवाल है ही। लेकिन अब चलिए, ओके, पैंगोंग पर हम वैसे पहले भी डिबेट कर चुके हैं। आखिरी बात देखिए मानक जी, उन्होंने किया, मैं आपको आखिरी उदाहरण देता हूं। देखिए, जो 71 डेज का स्टैंड ऑफ था इसके पहले भी डोकलाम में, वहां पर यह कहा गया दोनों सेना अपनी अपनी जगह चली गई। 5 मार्च 2018 का राज्यसभा का जवाब निकाल लीजिए। निर्मला सीतारमण जी ने उसमें स्वीकार किया कि उसी स्थान पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बना लिया है। तो ये देश की आंखों में धूल झोंकने का काम है। ठीक है, ओके। अब देखिए, पैंगोंग इलाके में जो डिसएंगेजमेंट समझौता हुआ था वो तो हो चुका। अब बातचीत हो रही है बाकी इलाकों की जहां पर विवाद अभी बचा हुआ है। विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड, राजनीतिक बहस फिर से रिज्यूम करेंगे अभी, लेकिन पहले मैं जरा अपने एक्सपर्ट्स के जरिए थोड़ा सा दर्शकों को यह बताएं कि आखिर ये जो बाकी इलाके हैं ये कौन कौन से इलाके हैं और वहां समस्या है क्या, कितना अंदर घुसा हुआ है। कर्नल दानवीर सिंह, आपने बाकायदा रिसर्च भी किया है। कर्नल दानवीर सिंह, जरा बताइए, उसके बाद आ रहा हूं विशंबर जी और विवेक जी आपके पास। जरा मुझे समझाइए हमारे दर्शकों के लिए, पैंगोंग सो लेक के बाद अब कौन कौन से इलाके बचे हैं, डेप्सांग, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, और ये लगातार हम जो 2-3 एरियाज की बात सुन रहे हैं, यहां पर क्या वाकई चाइना ने स्टेटस को चेंज किया है क्या, और क्या वाकई उसको हमें पीछे धकेलना है, ये बातचीत हो रही है क्या आज? मैं आपको डिटेल में बताता हूं, लेकिन उससे पहले एज अ एक्स फौजी, एज अ फौजी सन, एज अ फौजीज ब्रदर, एज अ फौजीज हस्बैंड, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये बहुत ही गर्व का समय है। ये हिंदुस्तान ने 9 महीने चली साइलेंट वॉर पे विजय हासिल करी है और ये 1962 का बदला ले लिया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि चाइना किसी भी मुल्क की धरती पे घुसा हो। उसके इतने सारे मुल्क हैं, जिस भी इलाके में वो घुसता है और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है वहां से वो वापस नहीं आता है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कर्नल दानवीर सिंह जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये पहली बार हुआ है चाइना की खुद की हिस्ट्री के अंदर कि चाइना को अपने लंगर डंडे झंडे सब समेट कर वापस जाना पड़ा है। जिस इलाके पर वो कब्जा करके बैठा हुआ था, जिसको वो अपना मानता था, वो अपने इलाके को छोड़कर अब उस इलाके में जाके बैठ गया है जहां पे हम कहते हैं कि ये हमारा इलाका, यहां से शुरू होता है। ये तो रही बात कहानी फिंगर 8 की और उसके ऊपर जो चले विवाद की। तो मैं पॉलिटिकल बात से परे हटता हूं। लेकिन मैंने कहा आपने बहुत बड़ा दावा किया है कर्नल दानवीर सिंह, एज एन एक्स फौजी ही सही, आपने बहुत बड़ा दावा किया है। आपने कहा चाइना और इंडिया के बीच पैंगोंग सो लेक पर जो समझौता हुआ है वो इंडिया की विजय है, और 1962 के बाद सबसे बड़ी विजय बता रहे हैं आप उसे। 1962 का बदला पूरा कर लिया हमने। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। इससे ज्यादा बड़ी विजय हो नहीं सकती। वो बात और है कि हम अभी जश्न नहीं मना रहे और हम भंगड़े नहीं डाल रहे, क्योंकि कौशल हमेशा जरूरी होता है ऐसी चीजों में, और इस चीजों में ज्यादा हर्ष नहीं मनाना चाहिए। लेकिन जैसा अभय दुबे कह रहे थे कर्नल, वो ये कह रहे थे कि हम भी तो पीछे हटे हैं, तो अगर चाइना फिंगर 8 के पीछे गया, हम भी तो 3 पे आ गए, तो ये जीत कैसे हुई? देखिए, मैं अभय दुबे को यहां पे कन्विंस करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, और ये पॉइंट ऑफ व्यू बड़े तजुर्बे के साथ, सैन्य तजुर्बे के साथ आया है, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। अभय दुबे ऑपोजिशन पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, उनका पूरा हक बनता है कि वो अपनी बात अपने तरीके से रखें और उसको पॉलिटिकल स्पेस। तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है, मेरा सवाल है आपसे ये कर्नल, मेरा सवाल है आपसे ये, अगर बफर जोन बन गया फिंगर 3 और फिंगर 8 के बीच, फिंगर 8 पर चाइना चला गया, आप कह रहे हैं हमारी जीत है, हम भी तो फिंगर 3 पर आ गए, तो जीत कैसे हुई? जीत इसलिए हुई कि चाइना ने अपना फिंगर 3 पे, फिंगर 4 पे जो बैठा हुआ था, वो परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए थे उसने। वहां पर एक जेटी भी बनाई थी, वहां पे उस जेटी का इस्तेमाल करने के लिए वो आर्म्ड बोट्स भी लेके आया था। वहां तक उसने रोड भी पक्की करी थी, लोगों के रहने के लिए शेल्टर भी बनाए थे, और प्रॉपर टाइप बंकर बनाए थे। लड़ाई लड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां बंकर बनाए थे। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उखाड़ के वो वापस गया है। आप ये समझिए, वो उखाड़ के वो इंफ्रास्ट्रक्चर वापस गया है, और उस परसेप्शन पे जाके बैठा है जिस परसेप्शन पे हम कहते थे कि ये इलाका मेरा यहां से शुरू होता है, इसके दूर जाके बैठिए आप। ठीक है, वहां जाके बैठा है वो, इसीलिए वो हमारी जीत। ठीक है, ओके। अब आइए जरा बताइए, ये जो बाकी 2-3 इलाके बचे हैं, खासतौर से डेप्सांग,
मुझे नजर समझाइए हमारे दर्शकों के लिए, ये डेप्सांग वाला विवाद क्या है, कितना पुराना है, और क्या वहां भी स्टेटस को बदला है क्या चाइना ने उसी पर जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं आज? बहुत ही अहम सवाल है। इसके ऊपर भी बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं और घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे और सब जगह पर। तो जो पूरे इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर तनातनी का जो केंद्र बिंदु था, उसके ऊपर अभी हमने डिस्कशन किया। जो अतिक्रमण हुए थे एक दूसरे के परसेप्शन के अंदर, वो सिर्फ पेंगोंग त्सो के नॉर्थ और साउथ में हुए थे। नॉर्थ में चाइना हमारे इलाके में आया था, साउथ में हम चाइना के इलाके में गए थे, परसेप्शन के इलाके में गए थे। वैसे सब अपने अपने परसेप्शन में थे। तो वहां पे समझौता हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन पॉइंट था, वहां से सेनाएं वापस हो गई। अब जहां तक गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान का इलाका है, यहां पर किसी ने किसी के इलाके में और परसेप्शन में अतिक्रमण नहीं किया है। सबसे पहली बात कि गलवान से लेकर हॉट स्प्रिंग तक का जो इलाका है, यहां पर जो परसेप्शन है इंडिया और चाइना का तकरीबन मैचिंग है। 1962 में भी चाइना इस परसेप्शन के हमारी तरफ आया था, लेकिन वो बाद में पीछे चला गया था। गलवान की जो झड़प हुई 15-16 जून की, उसमें भी कहीं कहीं वो हमारी तरफ आ गया था, लेकिन वहां से भी वो डीएस्केलेट तभी कर गया है। तो यहां पर गलवान से लेके हॉट स्प्रिंग तक के इलाके में कोई भी किसी के इलाके में नहीं घुसा है। सब अपने अपने इलाके में है, लेकिन बहुत भारी। तो बातचीत क्यों हो रही है फिर कर्नल दानवीर सिंह? फिर हम बातचीत क्या कर रहे हैं उनसे? बातचीत हम ये कर रहे हैं कि 93 से लेकर 2013 तक के बीच में जितने भी हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट के समझौते हुए हैं, उसके तहत हमको लाइन ऑफ कंट्रोल के अपनी तरफ 2 किलोमीटर पीछे होना चाहिए। इसी तरह चाइना को भी उसको अपनी तरफ 2 किलोमीटर पीछे होना चाहिए। और अगर कुछ संख्या से ज्यादा सैनिक वहां जमा करता है तो वो दूसरे मुल्क को बताना अनिवार्य है, बाध्य है। लेकिन अभी उन एग्रीमेंट्स का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि हम उस 2 किलोमीटर की जो सेपरेशन वाली जो स्पेस है, उसको उल्लंघन करके हम बिल्कुल नजदीक बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े हथियार लेके बैठे हैं, और कोई भी चिंगारी सुलगने से एकदम लड़ाई में तब्दील कर सकते हैं। कर्नल, बहुत बड़ी बात फिर से आप बता रहे हैं, क्योंकि आप जानकार हैं, लेकिन आप बहुत अहम और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पेंगोंग त्सो लेक के नॉर्थ और साउथ में समझौता और डिसएंगेजमेंट यानी पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप कह रहे हैं बस अब एक औपचारिकता बची है। इसका मतलब बाकी इलाकों में, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स के जो इलाके हैं, डेप्सांग का पूरा इलाका, आप ये कह रहे हैं वहां पर सिर्फ औपचारिकता है, वहां पर कोई किसी की जमीन के अंदर नहीं घुसा है, सिर्फ ज्यादा हथियार जमा कर दिए हैं, और एलएसी के अपने परसेप्शन से 2 किलोमीटर पीछे होने का समझौता है, उसका उल्लंघन हुआ है बस, यानी कोई किसी के अंदर नहीं घुसा है। जी हां, बिल्कुल सही है। तो ये स्थिति है वहां पे गलवान से लेके हॉट स्प्रिंग गोगरा तक। ओके, और अब बात करते हैं डेप्सांग की। हाँ, ओके। डेप्सांग के अंदर बहुत बड़ा इलाका है जो एक दूसरे के परसेप्शन को ओवरलैप करता है। जिस परसेप्शन पे हम मानते हैं कि वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस परसेप्शन पर चाइनीज हमको पेट्रोल नहीं करने देते, और जिस परसेप्शन पे चाइनीज क्लेम करते हैं कि उनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उस परसेप्शन तक है, हम भी चाइनीज को पेट्रोल नहीं करने देते हैं। तो विली निली बगैर समझौते के ये एक बफर जोन बना हुआ है, ना वो हमें आने देता है ना हम उसको आने देते हैं। और यहां भी यही स्थिति है कि इस स्थिति के अंदर स्थिति कब बिगड़ जाए ये हमको नहीं मालूम। तो डेप्सांग में भी किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है? डेप्सांग में भी कोई किसी की जमीन पर नहीं है। अगर वो हमें पेट्रोलिंग पर रोकता है तो हम भी उसको पेट्रोलिंग पर रोकते हैं। बस यह कहानी है, और इस कहानी को सुलझाना है। जो सबसे जटिल गुत्थी थी वो हम सुलझा चुके हैं। इसके बाद अब ये जो कहानियां हैं, ये जो समस्याएं हैं, ये इतनी जटिल नहीं है। लेकिन अगर डेप्सांग और गलवान की बात करें तो डेप्सांग थोड़ा ज्यादा पेचीदा है, गलवान और डेप्सांग तो पुरानी समस्या भी है ना। कर्नल दानवीर सिंह, एक कमेंट और करिएगा। ये जो डेप्सांग की समस्या है, ये तो हमें याद है 2012-13 में भी एक बार बड़े जोर शोर से उठी थी। 2012-13 देखिए, 2012-13 में चाइना इस डेप्सांग में घुस के आ गया था। हाँ। ये 14-15 किलोमीटर हमारे इलाके में आ गया। और आपको वो फेमस कमेंट याद होगा, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे सलमान खुर्शीद साहब, उनसे जब ये पत्रकारों ने पूछा कि चाइना हमारे इलाके में घुस आया है, तो उन्होंने हंसी में टाल दिया। उन्होंने कहा ये खूबसूरत महिला के गाल पर एक मुहासे समान है, जैसे उस गाल से मुहासा कुछ समय बाद चले जाता है,
उसी तरीके से चाइनीज भी यहां से चले जाएंगे और उसके बाद में वो बीजिंग के यात्रा पर निकल गए और चाइनीज भी उसी मुहासे के तरह 33 या 34 दिन के बाद वो वापस चले गए। हाँ। लेकिन उसके बाद से उन्होंने हमें पेट्रोलिंग पे रोकना शुरू कर दिया और वो दिन और आज का दिन ये है कि उस समय हमारे पास वहां पर 3 इन्फेंट्री पलटने थी और एक ग्रुप या एक कंपनी बख्तरबंद गाड़ियों की थी। लेकिन आज की तारीख में वहां पे हमारे पास टैंकों की रेजिमेंट है, बड़ी बड़ी तोपें हैं, वहां पे एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, अटैक हेलीकॉप्टर्स है, हमारे पास में फाइटर जेट्स बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। तो बिल्कुल सिचुएशन बदली हो गई है। अब 90,000 सैनिक चाइना की आंख में। ठीक है, ऑल राइट, ओके। अभय दुबे और विवेक श्रीवास्तव दोनों रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे विशंबर जी के पास जाना पड़ेगा। फिर आ रहा हूं विवेक जी आपके पास। विशंबर दयाल, आप भी कर्नल दानवीर सिंह के इस असेसमेंट से और ग्राउंड रिपोर्ट से आप सहमत हैं क्या कि पैंगोंग के बाद असली समस्या वही थी, अब कोई समस्या बची नहीं है, बाकी तीनों इलाकों में डेप्सांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, यहां चीन हमारे इलाके में नहीं घुसा है? देखिए, उनका अपना परसेप्शन है, मेरा अपना परसेप्शन है। हाँ। और मैं पहले एक थोड़ा सा हिस्टोरिक फैक्ट करेक्ट कर दूं। हाँ। कि भाई ऐसा नहीं है कि चाइनीज पहली बार इस किस्म से आए हैं और पीछे चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना का अगर हिस्ट्री देखें तो बहुत लंबी चौड़ी जगह पे जहाँ चाइना ने मार खाई है, डिफरेंट कंट्रीज से मार खाई है। और हमारे यहाँ सुंदरचू का केस तो सुंदरोंगचू का केस तो लाइव है। 1988 से 1996 में वापस गया ना चाइना। ऐसा नहीं है कि चाइनीज नहीं गए। जब चाइनीज प्रेशर में होते हैं तो चाइनीज विड्रॉ करते हैं। मेरा सिर्फ परसेप्शन ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई आप फिंगर 4 से वो फिंगर 8 पे चला गया और मैं बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, कई बार आपके चैनल पे बोल चुका हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि भाई वो फिंगर 4 से फिंगर 8 पे चला गया और हम कैलाश रेंज से वापस आ जाएं, मैं उन लोगों के बिल्कुल साथ में नहीं हूँ। और हो सकता है ये आज की जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हो, नॉर्दर्न कमांड, इंडियन आर्मी और सबको सूट करता हो और इससे शायद हल निकल जाए। मैं बिल्कुल उनसे मेरा कोई वो नहीं है। अच्छी बात है, देखिए वो कुछ पीछे हटा है, कुछ हम पीछे हट गए। और अगर मान लो ये कह रहे हैं इतना आसान है डेप्सांग और उसमें और सिर्फ फिंगर 4 और फिंगर 8 का झगड़ा था और इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन उसके पीछे हुई थी, तो मैं नहीं समझता इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन फिंगर 4 और सिर्फ फिंगर 8 तक लिमिट थी। दोनों कंट्रीज ऑलमोस्ट वॉर पे थी। वी लॉस्ट 20 सोल्जर्स, इसलिए नहीं 20 सोल्जर्स वी लॉस्ट बिकॉज कोई छोटी मोटी गड़बड़ हुई थी। बहुत बार होती, ये तो बहुत बार होती है बॉर्डर पे। कर्नल साहब मेरे से ज्यादा जानते हैं। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो ये है कि मुद्दा बहुत गंभीर था। अगर कैलाश रेंज को आज आप वेकेट कर रहे हो किसी भी पोर्शन के लिए, पहली बात तो देखो अपनी परसेप्शन क्लियर करो, सारा देश परसेप्शन क्लियर करो। या तो ये बोलो कि हमने 62 में जो 38,000 किलोमीटर जो हमने गंवाया था वो चाइना की परसेप्शन थी, उसने ले लिया और हमारी कोई परसेप्शन नहीं थी। या तो उसकी परसेप्शन कहीं तो खत्म होनी चाहिए। अब बोलो उसकी फिंगर 4 परसेप्शन है, कल वो बोलेगा मेरी तो ले परसेप्शन है। भाई परसेप्शन एक है इस देश की, पूरा देश। मुझे एक आदमी बता दो जो ये नहीं कहता हो चाइना ने 38,000 किलोमीटर हमारा ले लिया। पार्लियामेंट में हर एमपी कहता है 38,000 किलोमीटर हमारा ठीक है चाइना ने ले लिया 1962 में। आप भी अभी कह रहे थे। और उसके बाद वो सैमसंग वैली का लगा के 43 कुछ बनता है। अगर भाई ले लिया तो अब 1 इंच भी आगे लेता है तो क्या परसेप्शन है तो आप लोगों की? वो तो हमारी जमीन है ना। वो 38,000 इसके पीछे है भाई इस साइड के, तो कैसी परसेप्शन? आप अगली पीढ़ी को भी इस परसेप्शन के उसमें जुल जा रहे हो। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए आज की वार्तालाप बहुत वो है और मैं उम्मीद करता हूं कि चाइना अपने प्रॉमिस पे स्टैंड करेगा और लेट डाउन नहीं करेगा। देखिए सेनाओं के पास जब वार्तालाप होती है तो कुछ देने को नहीं होता, सेना अपनी लेता है। जो जैसे भारतीय सेना अगर कुछ खोया तो वो लेगी, छोड़ेगी नहीं। लेकिन डिप्लोमेटिकली लेन देन होता है। डिप्लोमेटिकली कोई डिप्लोमेसी जो है वो बगैर लिए दिए नहीं सॉल्व होती। अगर आज की उसमें मैं समझता हूं अगर वो अपने प्रॉमिस पे स्टैंड करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। ईस्टर्न लद्दाख की पूरी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसने आज तक चाइना ने मैप्स एक्सचेंज नहीं किए। 1993 से प्रॉमिस कर रहा है वो और उसने आज तक इस इलाके के मैप्स एक्सचेंज नहीं किए। आज तक उसने माना नहीं है ये जो डेप्सांग का एरिया जो हमारे लिए क्रिटिकल एरिया है, जिसमें हमारी लेटरल है, जो हमारी लाइफ लाइन है, हमारे लिए काराकोरम बहुत सेंसिटिव, काराकोरम पास बहुत सेंसिटिव है ना, हमारे पास डीबीओ बहुत सेंसिटिव है ना, हमारी पूरी दरबुकशोक और डीबीओ जो हमने नई सड़क बनाई है वो बहुत सेंसिटिव है ना। अगर उस पर किसी किस्म की भी, मुझे नहीं पता ग्राउंड के हालात क्या है,
मैं नहीं कह सकता कि वो आ गया पीछे नहीं आया, ये सिर्फ नॉर्दर्न आर्मी कह सकती है, भारत की सेना कह सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है, उनका प्रेरोगेटिव है, मुद्दा सेंसिटिव है, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कुछ भी ऐसी बात। लेकिन अगर वहां कुछ सेंसिटिविटी है और वो सेंसिटिविटी आज अगर आंसर नहीं होती तो फिर हमें कैलाश रेंज से नहीं हटना चाहिए था। वो हमारी बहुत बढ़िया, ये हक जताने का मौका था, ये चाइना को कहने का मौका था। देश मजबूत है, सरकार स्टेबल है, मजबूत सरकार है, देश मजबूत है। आज इकोनॉमिकली हम चाइना की तरफ थोड़ी देखते हैं। आज भारतीय सेना उससे ज्यादा ट्रेंड है, हम लोग ज्यादा एक्लेमेटाइज्ड हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, टाइटन का हमारा एक्सपीरियंस था। फिर किस चीज की जल्दी थी? पॉलिटिकली जल्दी थी, डिप्लोमेटिकली जल्दी थी, और अगर मिलिट्रीली जल्दी थी तो गलत है। मिलिट्री को चाहिए वंस फॉर ऑल एक सॉल्यूशन ले, ताकि ठीक है ना। एक सेकंड विशंबर जी, एक सेकंड, बिल्कुल सही आपने ये कहा, ये गलती तो जैसा आपने कहा ना कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप शायद ये वाला समझौता इस तरह से नहीं करते और कैलाश रेंज पर वो एडवांटेजेस पोजीशंस आपने यही कहा। मेरी जमीन में बैठा हूं, मेरी जमीन है, मैं बैठा हूं, आप जाइए जहां जाना है, मैं आपको फिंगर फोर से हटाऊंगा, मेरी मर्जी है, मैं आई विल मेक अनदर मूव, स्ट्रेटेजिक मूव। ठीक है, ओके विवेक श्रीवास्तव, विवेक जी आइए जी। थोड़ा एक्सपर्ट्स को सुनना जरूरी था, थोड़ा दर्शकों के लिए भी क्लियर हो जाता है, थोड़ा दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। विवेक जी बोलिए। विशंबर जी ने बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करा है, और ये चीज जो है हम कहीं किसी भी चैनल पे सुनते भी नहीं है, डिस्कस भी नहीं करते, और हम उसको अज्यूम कर लेते हैं साहब परसेप्शन। ये परसेप्शन एक बहुत बड़ा शब्द है। परसेप्शन का मतलब क्या हुआ? आप कहते हैं साहब हमारे हिसाब से वहां तक हमारा कंट्रोल होता है, वो परसीव करके कहते हैं साहब हमारा कंट्रोल यहां तक होता है। और ओवरलैप शब्द का मतलब हो गया वो क्षेत्र जिसमें आप कह रहे हैं ये हमारा क्षेत्र है, वो भी कह रहे हैं हमारा क्षेत्र है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट। तो इस तरह की चीजों में अब कमांडर टू कमांडर लेवल टॉक से ये चीजें सॉल्व मेरे ख्याल से नहीं होती हैं। इसके लिए बहुत ही एक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो कि मैं मिसिंग पाता हूं। एवरी टाइम आई हेयर, एवरी टाइम आई कम, एवरी टाइम आई रीड अ न्यूज़पेपर, कमांडर टू कमांडर लेवल टॉक होती है। तो कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय थोड़ा सा प्रोएक्टिव रोल ले। दूसरी बात जो है कि आप मैं कहूंगा कि भाई हमारी विदेश नीति में एक बहुत बड़ा फेलियर है। आपकी अपने किसी भी पड़ोसी से अच्छे रिलेशन बनते ही नहीं है। ओली साहब भी बिल्कुल प्रो चाइना चले गए थे। कहीं ना कहीं आपको एक विदेश नीति संपूर्ण बनानी चाहिए। और ये जो सिलेक्टिवली जो कैलाश रेंज वाली बात अभी करी विशंबर जी ने, मैं इससे भी एग्री करता हूं कि जब नेगोशिएशन हो रहे हैं, जब इंट्रूजन एक बार हो चुका है, जब एक बार आर पार थोड़ा सा हो चुका है, तब हल्का सा स्टैंड लेकर के आप भी चीजों को क्लैरिफाई करें। हमारी स्थिति लगभग वॉर की तरफ आ चुकी थी। ये कोई इतना छोटा सा हादसा नहीं था जैसे ये दानवीर जी बता रहे हैं। इन्होंने तो पूरी बीजेपी की बैटिंग कर डाली और इसको विजय दिवस में तब्दील कर दिया। नेगोशिएशंस होते हैं तो विजय दिवस नहीं होता है। नेगोशिएशंस में आप भी कुछ देते हैं, दूसरा भी कुछ देता है, और इसी को कहा जाता है पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते, जो कि होने चाहिए। और अगर 2013 में सलमान खुर्शीद जी ने कुछ कहा था मुहासे वाली बात, तो उसके बाद 2014 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, इनको भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना चाहिए था। विवेक मैं चाइना के साथ मैं चाइना के साथ शांतिपूर्ण समझौते के पक्ष में हूं। वॉर सोल्यूशन नहीं है। प्रो यूनाइटेड स्टेट्स, प्रो यूरोप स्टैंड अगर आप बार बार लेंगे तो आपकी डेफिनेटली अपने पड़ोसियों के साथ कहीं ना कहीं खटपट बनेगी। ये बड़ी आखिरी वाक्य दोहराएंगे अपना, क्या कहा आपने? प्रो क्या? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप बार बार प्रो यूनाइटेड स्टेट्स, आप देखिए इनका कार्यकाल देखिए आप मोदी साहब का। नहीं, अरे प्रो यूएस स्टैंड लेने का इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट से क्या रिश्ता है भाई? सर आप सुन लीजिए क्या रिश्ता है, सुन लीजिए क्या रिश्ता है। एक जमाना होता था जब पंडित नेहरू के टाइम में, जिनको इन्होंने प्रेम शुक्ला जी ने अभी नकार दिया, तो पंचशील जैसे बड़े बड़े सिद्धांत होते थे जिन पे देश चला करता था। आपकी एक फॉरेन पॉलिसी थी। फिर एक चीज होती थी नैम, जिसको कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि हम ना रशिया के साथ रहेंगे ना अमेरिका के साथ रहेंगे। मैं कह रहा हूं चाइना घुसपैठ अगर कर रहा है विवेक श्रीवास्तव, तो उसका क्या लेना देना? घुसपैठ कर रहा है, हमें उसे बाहर निकालना है, सिंपल है। क्यों है? कभी ये भी डिस्कस करिए ना चैनल पे कि घुसपैठ की नौबत आती क्यों है? दो देशों के बीच के अंदर रिश्ते खराब होते क्यों हैं? अरे तो दशकों से करता आ रहा है वो। कब से कर रहा है बताइए, आप ही बताइए कब से घुसपैठ कर रहा है? 1962 के बाद से आप मुझे बताइए कि इतनी बड़ी स्कर्मिश जो इस बार हुई है, ये 1962 के बाद आज से बीच में कब हुई? कभी नहीं हुई है। ये 1962 के बाद पहली बार है कि स्थिति इतनी ज्यादा खराब हुई। उसके पहले प्रॉब्लम्स पेट्रोलिंग की होती थी। मुलायम सिंह जी ने समय समझ गया, मैं समझ गया। विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं अमेरिका को खुश करने के लिए भारत चीन से टकराव बढ़ाता है। एक सेकंड प्रेम शुक्ला से जवाब लूंगा, लेकिन पहले कर्नल दानवीर सिंह को लाइए। कर्नल साहब, विवेक श्रीवास्तव, अभय दुबे दोनों सहमत नहीं होंगे आपसे। मैं राजनीति में आपसे जाने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन विशंबर जी भी आपसे सहमत नहीं है।
वो कह रहे हैं बहुत बड़ी जीत नहीं है कोई, हमने अपनी एडवांटेजेस पोजीशन खो दी है और डेप्सांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, इन सबको पैंगोंग से मिला के हमें बड़ा समझौता करना चाहिए था। जनरल साहब की अपनी सोच है और मैं जो बात कर रहा हूं ये बिल्कुल जो लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी नदर आर्मी कमांडर ने बात कही है उसी की बात को मैं विस्तार से आपको डीक्लटर करके बता रहा हूं। ये मैं कोई अपने गमले में ये पौधा नहीं लगाया है जिसको मैं आपको बता रहा हूं। ये किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी जो नदर आर्मी कमांडर है उसी के बहुत सारे इंटरव्यूज का निचोड़ आपको बता रहा हूं। और ये मानना कि जो अभी वाले जो जनरल जो सेना में है वो उनको इतनी समझ नहीं है, उनको कुछ मालूम नहीं है कि क्या देना है, क्या लेना है, क्या कैसे कार्रवाई करनी है, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आज के जनरलों में भी बहुत काबिलियत है। जनरल बिशंबर साहब अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। अगर जनरल बिशंबर साहब होते तो शायद वो वैसा करते, लेकिन अभी जो मौजूदा लोग जो सैडल के ऊपर बैठे हुए हैं उनको लगता है कि ये बिल्कुल बेहतरीन सोल्यूशन है और उनको इसमें विजय दिखती है और मुझे भी उसी तरीके से इसकी पूरे खेल में विजय दिख रही है। कोई ये नहीं कह रहा कि परसेप्शन पे बैठने से आप अक्साई चीन के इलाके का क्लेम छोड़ रहे हैं, आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ही बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री पर कोई सहमति नहीं हुई है, तो ये कहना कि ये परसेप्शन से हम एक सहमति पर पहुंच गए हैं और हमारी सारी कुर्बानियां व्यर्थ हो गई हैं और ये है वो है, मैं इस चीज से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। और जहां पे आप लोगों को शक हो, आप वाई के जोशी साहब का जो अभी ओके, तो कर्नल दानवीर सिंह एक चीज और बता दीजिएगा, एक चीज और बता दीजिएगा आपके हिसाब से कर्नल दानवीर सिंह, ये जो समझौता हुआ पैंगोंग सो लेक में कमांडर स्तर की बातचीत पर हुआ है, लेकिन ये समझौता क्या आप कह रहे हैं कि पूरा आर्मी ने अपने लेवल पर किया है? क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि ये सरकार ने समझौता कराया है। भाई बगैर आर्मी कोई अलग है क्या? अगर मैं ये कह सकता हूं कि मेरे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। कर दिया है और नहीं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री अलग है और फौज अलग है, गलत बातें हैं। मिनिस्ट्री का एक अलग रोल होता है, फौज का अलग रोल होता है। मंत्री और सेक्रेटरी लेवल की बातचीत अलग होती है और कमांडर लेवल की बातचीत एक अलग स्तर, अलग इश्यूज पे होती है। यहां पे मंत्रालय की ओर से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। मैं बोल लूं? हाँ कर्नल बोलिए कर्नल। मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि कोई अपने सोलो मिशन पे नहीं चला हुआ है, ये पूरा एक टीम वर्क है। इसके अंदर आपकी गवर्नमेंट, आप बता दीजिए सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी लेवल टॉक कहां हो रही है? ये काम करते हैं नहीं, मिनिस्ट्री लेवल टॉक। विवेक श्रीवास्तव, विवेक जी एक सेकंड, विवेक जी सुनिए ना एक सेकंड, ठीक है। आप सरकार पर खूब आरोप लगाइए विवेक श्रीवास्तव, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्नल दानवीर सिंह जो कह रहे हैं और मैं उनसे सहमत हूं कि जब जनरल वाई के जोशी क्लियरली मीडिया में इंटरव्यूज देते हुए कहते हैं कि हमने कोई जमीन नहीं खोई, हमारा लिए समझौता सबसे अच्छा समझौता था, कम से कम आर्मी के चीफ अगर कुछ कह रहे हैं उस इलाके के तो उनकी बात पर हमें यकीन करना चाहिए ना सर, उनकी बात तो मानेंगे ना भाई। वी स्टैंड विद द इंडियन आर्मी, वी लव द इंडियन आर्मी, लेकिन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द आर्मी हुआ है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द आर्मी हुआ है। ये एक नेगोशिएशन को और दोनों के बैक ऑफ को विजय दिवस का क्या मतलब हुआ बोलना? ये शब्दावली जो है ना, ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी बाय रिटायर्ड पीपल। कर्नल दानवीर सिंह जवाब दीजिए, उसके बाद अभय दुबे के पास जा रहा हूं। जवाब नहीं, मानक पहले मैं इंटरफेयर करूंगा। मानक बोलिए। अच्छा विशंबर जी बोलिए। एक मिनट। हाँ देखिए मानक, यहाँ ये पार्लियामेंट तो है नहीं कि मैं कांग्रेस और ये वो डिवीजन। दानवीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि भाई आज की जो कि ऐसे उन्होंने प्रोजेक्ट किया पॉइंट को, जैसे मैं आज की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है उस पर डाउट कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। देखिए ये गलत बात होगी, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट होगी, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट होगी। उन्होंने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा हो सकता है आज की मिलिट्री लीडरशिप को ये स्ट्रैटेजी सूट करती हो, वो ग्राउंड पे है, ठीक है। उनको ये मैंने उसकी काबिलियत, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि ये मुद्दा नॉर्दर्न आर्मी कमांडर पे छोड़ दिया जाए कि भाई उसके पास कितनी जमीन है, क्या है, कौन कहां बैठा है, क्या लेना, ये नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का प्रेरोगेटिव है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, और ये आर्मी का प्रेरोगेटिव है कि भाई वो क्या करेगी ग्राउंड पे। लेकिन जो मेरा असली मुद्दा था उसको आप इन बातों में मत भटकाइए साहब। मैंने आपको कहा कि मेरा अपना स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आप 9 महीने पूरा देश एक मुद्दे पर खड़ा होके और देश की पूरी शक्ति लगी हुई है, तो भाई इतनी आसानी में क्यों जाने दे रहे हो चाइना को? ठीक है, बहुत बढ़िया ना, ठीक है विशंबर जी, ठीक है आपने बिल्कुल ना, एक सेकंड विशंबर जी, एक सेकंड विशंबर जी, मैं स्पष्ट कर दूं एक सेकंड, जो आपने अपनी राय रखी ना विशंबर जी, सुनिए ना एक सेकंड विशंबर जी, आपने जो अपनी राय रखी है सुन तो लीजिए सर, आपकी राय बिल्कुल एज इट इज मैंने अपने दर्शकों तक पहुंचा दी है। आपने ये कहा
कि हो सकता है ये समझौता हुआ है, ये सही भी साबित हो जाए। आपने बिल्कुल ये कहा कि हो सकता है कि ये सही भी हो जाए। अगर हमारा स्टेटस को बहाल हो जाता है तो अल्टीमेटली हो सकता है ये सही भी हो जाए। बोलिए अभय जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं प्रेम शुक्ला। अभय दुबे। मानस जी देखिए, मैं दोनों रक्षा के विशेषज्ञ और क्योंकि उन्होंने देश की सेवा की है उनका आदर है। अगर दानवीर जी ने एक बात कही जो साउथ ऑफ पेंगोंग सो था कि हम उनके एरिया में घुस गए, नहीं, जो कैलाश रेंज की जिन हाइट्स पर हम थे वो हमारा हिस्सा था। एक बात 2013 में अप्रैल माह में इसी जगह चीन आया था, उसने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे और कई हफ्तों के बाद वो वापस गया। आज जो ये कह रहे हैं कि ये हमारे तरफ नहीं तो 18 किलोमीटर एलएसी के हमारे हिस्से में चीन हमको जो वाई जंक्शन है जहां से 2 पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 कटते हैं वहां पर पेट्रोलिंग नहीं करने दी जा रही, उसने रोक रखा है। एक बात और याद रखनी चाहिए कि 1967 में चोला और नाथुला हमने बुरी तरह परास्त किया। उसका नतीजा था कि 71 के पाकिस्तान वार में उसका साहस नहीं हुआ पाकिस्तान की तरफ से बोलने का। ये भी हमको याद रखना चाहिए। 2015 में मिलिट्री स्ट्रेटेजी व्हाइट पेपर चाइना ने जो जारी किया था, उसने कहा हम यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड पर काम कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, तिब्बत, नेपाल और भूटान, ये 5 हिस्सों को कब्जाने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसलिए ये भरोसा कर लेना उस पर, ये प्रेम शुक्ला सही नहीं होगा। और अंततः मैं बात कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था, ये सलमान खुर्शीद का उदाहरण दे रहे थे कि ना वहां कोई आया है ना वहां कोई घुसा है, जबकि रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब कह रहे थे। एक आखिरी बात, ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने के लिए भारत के सामरिक हितों से समझौता किया है। भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री चीन के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से चाइना में मिले और ये कमांडर लेवल की बातचीत को उसी से फ्यूज करके देखा जाना चाहिए। अगर सेना के फिर आप देखिए अभय दुबे, फिर आप वही बात कह रहे हैं। आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ये फैसला दोनों सरकारों के बीच समझौता हुआ है और आर्मी इससे खुश नहीं है, आप ये कह रहे हैं? आर्मी इस समझौते का हिस्सा नहीं है? शंकर दयाल जी जो निर्णय उस समय ये कह रहे हैं कि लेते, आज सेना की मंशा वही है। कई सारे आर्टिकल मैंने पढ़े, कई सारे पूर्व सेना आर्टिकल पढ़े होंगे आपने, रिटायर्ड जनरल्स के आर्टिकल पढ़े होंगे। सर एक सेकंड, मानक जी, अभय दुबे, सेना अध्यक्ष सुनिए ना, आप वादा क्या किया था? अप्रैल 20 के पहले का जो स्टेटस को है हम उस पर बात, ये पहले दिन से इन्होंने अनाउंस किया था। प्रेम शुक्ला बुलाइए, प्रेम शुक्ला करेंगे। प्रेम शुक्ला बोलिए। मानक जी मानक जी, मैं आदरणीय अभय दुबे जी से अत्यंत विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जब 1968 में आपने नाथुला में बहुत जबरदस्त जीत हासिल की तो 38,000 वर्ग किलोमीटर खाली क्यों नहीं करा लिया आपने? क्या कारण था? इंदिरा गांधी क्या समझौता कर ली थी? चीन से मिल गई थी? क्या कारण था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में 38,000 किलोमीटर, फिर आप बीच में आ गए? एक मिनट, अबे मानक जी ये गलत बात है, मानक जी ये गलत बात है, मानक जी ये गलत बात है। बोलिए। आप 38,000 किलोमीटर और जो पाकिस्तान ने दे रखा था 5,000 किलोमीटर, 43,000 वर्ग किलोमीटर में आप तो करे इतना पराक्रम था कि नाथुला में बुरी तरह से हरा दिया। हरा देने के बाद चीन भाग रहा तो 38,000 वर्ग किलोमीटर ले क्यों नहीं लिया? क्या कारण था? जरा बता दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए, थोड़ा हम लोग का भी ज्ञानवर्धन हो जाए जो इतने दिनों से नहीं किया। दूसरा, विवेक श्रीवास्तव जी ये कह रहे थे कि प्रो यूएस और प्रो यूरोपियन आप पॉलिसी करते हैं करके चीन आपको डिस्टर्ब करता है, उनके कहने का मंतव्य ये था। तो आप कृपा करके बता दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या प्रो यूएस थे या प्रो यूरोप थे जब चीन ने भारत पर हमला किया, जब एलएसी का विवाद करना शुरू किया चाउ एन लाई ने, और 1962 में जो हमारे 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर नहीं, आपकी बात ट्रंप सरकार भारत की नीति करने की अमेरिका उन्मुख थी कि यूरोप के उन्मुख थी? कृपा करके बताइए, मेरे मुद्दे का प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। अभी इसका उत्तर दीजिए, यहाँ वहां भागिए मत, भौंकिए मत और भागिए मत, सीधा बोलिए, सीधा बताइए, ये सीधा बताइए ना, अब क्या नीति थी पंडित नेहरू की? पंडित नेहरू की नीतियां क्या थी? और भारत के कम्युनिस्ट जो है वो चीन की सेना के लिए रक्तदान क्यों कर रहे थे? बताइए ना, क्या कारण था कि चीन की लाल सेना के लिए आप लाल गलीचा क्यों बिछा रहे थे? ये बताइए ना, बताइए कि आप अपराधी हैं, कबूल कीजिए कि आप देशद्रोही थे। आप कबूल कीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चीन के चाटुकार बनकर भारत से देशद्रोह कर रहे थे। मणिशंकर अय्यर समेत तमाम कम्युनिस्ट उस जमाने के वो रक्तदान कर रहे थे, किसके लिए? चीन की सेना के लिए।
क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो गद्दार थे, क्योंकि वो नमक हराम थे, क्योंकि कम्युनिस्ट आज भी नमक हराम है, क्योंकि कम्युनिस्ट आज भी चीन की चाटुकारिता करते हैं, क्योंकि आज भी चीन के चंदे पर पलते हैं। ये सत्य है, स्वीकारिए, स्वीकारिए आप दलाल है, स्वीकारिए आप नमक हराम है, स्वीकारिए आप जो देशद्रोही है, स्वीकारिए आप चीन के चाटुकार है, स्वीकारिए लाल टी शर्ट वाले, लाल सलाम वाले, स्वीकारिए आप नमक हराम है। विवेक श्रीवास्तव का जो विचार परिवार है, ये नमक हरामों का विचार परिवार है, ये देशद्रोहियों का विचार परिवार है। ऑल राइट, ओके। तो ये राजनीतिक बहस भी आपने देखी और आपने एक्सपर्ट्स की भी राय सुनी। यही खूबसूरती है कि इस पैनल में देखिए हर सबकी अलग अलग राय है, लेकिन जैसा हमारे दो एक्सपर्ट्स कहे, उनकी एक कॉमन बात मैं निकाल रहा हूं। कर्नल दानवीर सिंह का भी ये कहना है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये स्टेटस को बहाल पूरी तरह से हो जाएगा, सेनाएं पीछे चली जाएंगी, हथियार पीछे चले जाएंगे। और दूसरा जो इच्छा और उम्मीद जताई है विशंबर जी ने, वो भी कर्नल दानवीर की उस राय से मेल खाती है। विशंबर जी भी यही कह रहे हैं कि उम्मीद यही है, दुआ मैं भी यही करता हूं कि जो समझौता पैंगोंग त्सो लेक में हुआ है उससे हम पूर्ण यथास्थिति बहाल करने की तरफ बढ़ जाएं, और मैं गलत साबित हो जाऊं, मैं इससे खुश रहूंगा। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका, क्योंकि इस समय बातचीत चल रही है। अब देखते हैं देर रात तक चलती है, कितनी चलती है। हम सबको उम्मीद है कोई ना कोई समाधान निकले। बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।